रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। सो हमने जिस तरह से ऑर्बिटल्स की बात की थी, एस ऑर्बिटल्स मैंने दिखा दिए थे, डी ऑर्बिटल्स और पी ऑर्बिटल्स दिखा दिए थे, एक्स एक्सिस में डबल शेप, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटे हमने देखा था कि दो ऑर्बिटल्स के दरमियान क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, जिसे हमने नोडल प्लेन का नाम दिया था। हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था ना। अच्छा, तो आप ये देख रहे हैं इस वाली डायग्राम में, इसमें देखें ये स्पेस जो नज़र आ रही है ना, ये वाइट वाली, इसको नोड मीन नोडल प्लेन, नोड भी कह सकते हैं, नोडल प्लेन भी कह सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, नोडल प्लेन वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। सो ये बात आपको बतानी थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये शेप दिए गए हैं, दोबारा से एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बारे में दिखाया गया है। अब देखिए, ये दो ऑर्बिटल के दरमियान ये जो स्पेस है ना, इसको नोड कह रहे हैं, नोड या नोडल प्लेन कह रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, जिससे हम नोडल प्लेन या नोड कहते हैं। अच्छा, नोड जो होता है ना, ये तो आपको पता है कि द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन के नोड भी लोकेटेड, ठीक है। अच्छा, अब जितने ज़्यादा नोड होंगे, अगर मैं कलर चेंज करके इस बात को स्पेसिफाई करूँ ताकि आपको जहन नशीन हो जाए, जितने ज़्यादा नोड होंगे ना, उतने ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा हायर एनर्जी होगी। किस तरह से खुद सोचें, जितने ज़्यादा जो है ऑर्बिटल्स होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, उनके दरमियान क्या होगा, उतने ज़्यादा उनके दरमियान एम्प्टी वो नोड्स होंगे, उतने ज़्यादा उनके दरमियान नोड्स होंगे। तो जितने ज़्यादा ऑर्बिटल्स होंगे वो हाई एनर्जी में जाते रहेंगे, और जितने ज़्यादा ऑर्बिटल्स के दरमियान जितने ज़्यादा ऑर्बिटल्स होंगे, देखें मेरा मतलब कि जितने ज़्यादा ऑर्बिटल्स होंगे ना, उतने ज़्यादा क्या होगा, उनके दरमियान नोड होगा। दो ऑर्बिटल्स के दरमियान जो है क्या होते हैं, नोड होता है, जहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़ीरो हो जाती है, और उतनी ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद शेप ऑफ डी ऑर्बिटल ये वही है, ठीक है। सो इसको आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन, आपने क्या कहना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना इलेक्ट्रॉन की मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स में, जैसे एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। अब बेसिकली ये जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए तीन रूल्स हैं। एक है ऑफ-बो प्रिंसिपल, दूसरा है पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, तीसरा है होल्स रूल्स। तो ऑफ-बो प्रिंसिपल जो है ना, ऑफ-बो कोई साइंटिस्ट नेम नहीं है, ऑफ-बो का मतलब होता है बिल्डअप, ठीक है। इट इज़ अब ऑफ-बो प्रिंसिपल बेसिकली कहता क्या है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, कि जो एटम के ग्राउंड स्टेट है ना, द ऑर्बिटल विद इन अ लोअर एनर्जी, वहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो लोअर जो कह रहे हैं कि जो ग्राउंड स्टेट, एटम का जो ग्राउंड स्टेट है ना, वहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं विद अ लोअर एनर्जी, जिसकी कम एनर्जी होती है, तो सबसे पहले उसको फिलअप किया जाता है बिफोर फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल विद अ हाई एनर्जी कमेंट्स, ठीक है। तो मतलब वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, उनको पहले फिलअप किया जाएगा, और उसके बाद जो है हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को फिलअप किया जाएगा। तो ऑफ-बो प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑफ-बो का मतलब होता है बिल्ड अप, ठीक है। सो इसका ये रूल्स हमें क्या बताता है कि इनफैक्ट एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज डिटर्मिन्ड बाय द क्वांटम नंबर एन, कि जो एनर्जी जो होगी ना ऑर्बिट, अब आप बोलेंगे कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है। अच्छा बेटे, मैं क्या बता रही थी कि बेटे एनर्जी जो होगी ना ऑफ एन ऑर्बिट की, उसको हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले भी बताया था, क्वांटम नंबर एन जो है, एन हमें क्या बताता है कि भाई कौन सा ये हमें बेसिकली शेल के बारे में बताता है, ठीक है। और एल एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताता है, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से हमें जो है ना एनर्जी हमें पता हो मतलब ऑर्बिटल्स की एनर्जी हम इन दो ऑर्बिट क्वांटम नंबर के ज़रिए निकाल सकते हैं। तो उसके ज़रिए जब हम हमें एनर्जी पता चल जाएगी, तो हम ये बता सकते हैं कि अगर एक ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम है, ठीक है, दूसरे ऑर्बिटल से, तो पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी कम एनर्जी होगी, उसके बाद हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल बढ़ा जाएगा। तो बेसिकली ऑफ-बो प्रिंसिपल यही कहता है कि पहले आप उस ऑर्बिटल को पहले वो ऑर्बिटल फिल होगा जिसकी लोअर एनर्जी होगी, उसके बाद हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल किया जाएगा किससे, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद n+l रूल क्या कहता है, n+l रूल कहता है कि द एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन n+l रूल। अब जो n+l रूल है ना, ये बेसिकली कहता है कि जो एनर्जी का जो ऑर्डर है ना, एनर्जी ऑर्डर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है n+l रूल पे। अब ये n+l रूल क्या है, n+l रूल है कि वेयर n इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि n आपको पता है कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, और l आपको पता है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद आप
ये किस तरह से हेल्प आउट करता है, ठीक है, एनर्जी ऑर्डर में। तो बेटा ये है हेल्प करता है ऑफ द टू ऑर्बिटल्स, के दो ऑर्बिटल्स है आपके पास, और ऑर्बिटल्स हैविंग लो n+l वैल्यू विल हैव ऑल्सो लोअर एनर्जी। मतलब आपके पास दो ऑर्बिटल है, ठीक है, एक ऑर्बिटल है आपके पास और दूसरा आपके पास दूसरा, दो ऑर्बिटल्स है। अब आपको पता लगाना है कि इसमें से किस वाले ऑर्बिटल की लोअर एनर्जी है। तो अगर n+l वैल्यू अगर ये कम आती है, अगर ये क्या आती है, लो आती है, तो इसका मतलब अगर इन फॉर एग्जांपल आप पहले वाले ऑर्बिटल के लिए n+l वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अगर n+l वैल्यू लो आएगी तो इसका मतलब वो लोअर एनर्जी स्टेट में है। तो इसका मतलब सबसे पहले वही फिलअप होगा और उसके बाद दूसरा वाला जो कि हायर एनर्जी है, ठीक है। तो अब ये n+l रूल मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से निकलता है, पहले मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। ऑफ टू ऑर्बिटल हैविंग सिमिलर, अब तो आपको पता चलेगा अच्छा जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू लो होगी इसका मतलब वो लो एनर्जी स्टेट में है और उसी को सबसे पहले फिल किया जाएगा। तो अब आप पूछेंगे कि मैम अगर दो ऑर्बिटल्स है जिनकी सेम n+l वैल्यू आ रही है, मतलब दोनों की सेम आ रही है, तब हम किस तरह से डिसाइड करेंगे। चलिए पहले तो हमें पता चल रहा था कि अगर एक की लो आ गई तो इसका मतलब लो एनर्जी स्टेट में, अगर n+l वैल्यू कम आ गई तो वो लो एनर्जी स्टेट में, सबसे पहले उसी को फिलअप किया जाएगा। लेकिन अगर n+l वैल्यू दोनों की सेम आ जाती है तब हम क्या करेंगे, तो तब आपने क्या देखना होगा, तब आपने ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों ऑर्बिटल्स के लिए n+l वैल्यू जो है 5 आ जाती है, तो फिर आपने क्या देखना होगा, इस n की वैल्यू अगर फॉर एग्जाम्पल एक की 2 है और दूसरे की 3 है तो कौन सा छोटा है, जल्दी से बताएं। 2 वाला छोटा है ना, तो इसका मतलब कि 2 वाला जो है ना, जिसकी n की वैल्यू 2 होगी जिस ऑर्बिटल की, वो लोअर एनर्जी स्टेट में होगा, उसी को सबसे पहले फिलअप किया जाएगा इलेक्ट्रॉन से। तो अब आपको समझ आएगी कि n+ वैल्यू अगर सेम होगी तो द ऑर्बिटल हैविंग लो n वैल्यू विल हैव लोअर एनर्जी, वो लोअर एनर्जी में होगा। लोअर एनर्जी मतलब जो लो एनर्जी स्टेट में होगा, जिस तरह से ओप्पो ने कहा था कि उसको सबसे पहले फिलअप किया जाएगा। तो इस वजह से आपने n+l वैल्यू n+l रूल के जरिए आपने निकाला कि कौन सा लोअर, जिस तरह से आपने इसमें पढ़ा था ना कि वो किस तरह से आपको पता चलेगा एनर्जी लेवल का, कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स का किस तरह से पता चलेगा, तो आपको n+l रूल से पता चलेगा। और n+l वैल्यू जिसकी कम होगी वही ऑर्बिटल की लो एनर्जी होगी, उसी को सबसे पहले फिल आउट किया जाएगा इलेक्ट्रॉन से। लेकिन अगर n+l वैल्यू दोनों की सेम आ जाती है तब जो है हम इस n की वैल्यू देखेंगे, जो छोटी होगी जिस ऑर्बिटल की, वही लोअर एनर्जी स्टेट में होगा, ठीक है। तो n+l वैल्यू भी मैंने समझा दी, n+l रूल भी समझा दिया। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस में करवाऊंगी n+l रूल की, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि अब मैं अगर आपको ये दिखाऊं, ये ऑर्बिटल्स एनर्जी, अब ये ऑर्बिटल एनर्जी आपको बता रहे हैं कि ऊपर से नीचे आते हुए जो है ना, ये क्या हो रही है, ये इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। ऊपर से नीचे आते हुए क्या हो रही है, ये बढ़ रही है एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये किस तरह से पता चलेगा, किस तरह से पता चला कि ऊपर से नीचे आते हुए जो है ना एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो आपने देखा फॉर एग्जाम्पल आपको 1s ऑर्बिटल दे दिया और आपसे पूछ रहे हैं कि इसके लिए n+l वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या करना है, आपने n+l लिखना है। n क्या है, जल्दी से बताएं, n क्या होगा इसका, यही है ना 1। तो आपने 1 लिख लिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n जो है 1 है। और l एज्यूमिटर क्वांटम नंबर जो कि ऑर्बिटल्स का बताता है, ये रहा s। अब आपको पता है कि s के लिए l की वैल्यू क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो s के लिए l की वैल्यू आपको मैम दीना ने बताया था कि वो 0 होती है, तो आपने 0 लिख दिया। तो 1 + 0 क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब कि n+l वैल्यू 1s के लिए 1 है। इसी तरह से आप 1s2 के लिए निकालें, सॉरी 2s के लिए निकालें। तो जब 2s के लिए आप n+l वैल्यू निकालेंगे तो खुद बताएं कि ये 2 हो जाएगा, और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है तो 2। इसका मतलब आप मुझे बताएं कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 1 वाले की या 2 वाले की, 2 वाले की ज़्यादा होगी। तो लोअर एनर्जी किसकी हो गई, n+l वैल्यू किसकी कम आई थी, 1s की। तो इसका मतलब ये लोअर एनर्जी स्टेट में है, ठीक है, और हाई एनर्जी 2s की है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एनर्जी जो है ऊपर से नीचे जब आएंगे तब एनर्जी इंक्रीज होगी। देखिए 1s की कम है, उसके बाद 2s की ज़्यादा होगी। इस तरह से आप 2p के निकालेंगे, इस तरह से आप 2p के निकालें। तो n+l आपने 2 लिखा, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपने क्या लिखा 1, तो 2 1 + 3। तो देखिए पहले 1s के लिए क्या आई थी, 1 आई थी, 2s के लिए 2 आई थी, 2p के लिए 3 आई थी। तो 1 2 3 4 ये इस तरह से जब आप नीचे आएंगे ना, ऑर्बिटल्स एनर्जी जो है क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। और ये बाकायदा सारे यहाँ पे करके बताए मैं, ठीक है। तो अब आपका ये होमवर्क है, शुरू के 3 तो मैंने कर दिए, बाकी आप लोगों ने n+l वैल्यू निकालनी है। अच्छा, मैं एक वो वाली भी एग्जाम्पल करवा देती हूँ जिसमें दोनों को सेम आ रही है, और मैंने कहा था फिर आपने प्रिंसिपल n क्वांटम नंबर से अंदाज़ा लगाना है। तो वो किसकी सेम आ रही है, अगर मैं आपको वो वाली एग्जाम्पल भी करवा दूँ ना साथ साथ। देखें 2p, एक 2p है दिया है आपको टीचर ने, और दूसरा आपको दिया है 3s, 2 ऑर्बिटल्स दिए हैं।
अब आपको जो है 2p का जब आप सॉल्व करेंगे n+l, तो आपने n की जगह 2 रखा और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताएं मुझे कमेंट करके। 1 होती है, पहले वाली वीडियोस देख लेना। अच्छा 2 + 1 तो ये क्या बन गया 3 आ गई n+l वैल्यू ना। 2p की क्या आ गई 3 आ गई। अब आप दूसरे के लिए करें, 3s के लिए करें, तो 3s के लिए जब आप n+l करेंगे तो 3, और l की s के लिए, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो 0 तो 3। अब आप देखेंगे कि मैम इसमें तो n+l दोनों की वैल्यू 3 आ रही है, तो अब हम किस तरह से पता लगाएं। तो आपको मैंने क्या बताया था, तब अगर दोनों की सेम आ जाती है, दो ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम आ जाती है, तब आपने किस तरह से अंदाज़ा लगाना है, तब आपने n की वैल्यू देखना है, n की। ठीक है, अब n की वैल्यू देखेंगे, 2p के लिए n की वैल्यू क्या है 2 है, और 3s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या है 3 है, तो कौन सी छोटी है 2p वाली छोटी है ना। 2p के लिए n की वैल्यू छोटी है और 3s के लिए n की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब जो 2p ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी स्टेट में है। वो क्या है लोअर एनर्जी स्टेट में। ये कि हमें किस तरह से पता चला, क्योंकि n+l वैल्यू दोनों की सेम आ रही थी, लेकिन हमने ये n की वैल्यू से अंदाज़ा लगाया कि n की वैल्यू जिसकी छोटी होगी वही लोअर एनर्जी स्टेट में होगा। तो हमने देखा कि 2p के लिए n की वैल्यू 2 थी और 3s के लिए 3 थी, तो 2 वाला लोअर एनर्जी स्टेट में था, तो इसका मतलब सबसे पहले 2p फिलअप होगा, उसके बाद 3s फिलअप होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ऊपर से नीचे आते वक्त एनर्जी क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है। तो अब आपने ये सारी एग्जाम्पल करनी है और मुझे अपना होमवर्क कमेंट करके लाजमी बताना है कि जी मैम हमने होमवर्क कर लिया और हमें 100% जो है समझ आ चुका है। अच्छा उसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये तो पता होगा ना कि एस शेल में जो है एस शेल के लिए या एस ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, एफ में 14 आते हैं। ठीक है, नहीं भी पता तो इसको मैं निकालने का आपको तरीका बता दूंगी। और ये इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने का तरीका ये आपने बनाया होगा कि इस तरह से जो है ना 1s 2s करके इस तरह से हम ये कर लेते हैं और इस तरह से हम फिलअप करते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, पहले मैं आगे आपको पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और होल्स रूल पढ़ा दूँ। ठीक है, इससे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा ये जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, तो ये पहले वाले लेक्चर जिन बच्चों ने देखे होंगे उनको पता होगा। ठीक है, सो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहते हैं, द प्रिंसिपल गिवन बाय वॉल्फगैंग पॉली इन 1925। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम। ये कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है सेम एटम के, मतलब ये एक सेम एटम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, टू हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। अब ये जो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और सेम एटम की बात की जा रही है, तो ये नामुमकिन है कि वो कहें कि पूरे 4 क्वांटम नंबर जो कि हमने प्रिंसिपल देखा, जिसे हमने n से शो किया था, एज़िमुथल क्वांटम नंबर को l से किया था, मैग्नेटिक को स्मॉल m से किया था, स्पिन को हमने s से किया था, तो वो ये कह रहे हैं कि ये चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक डिफ़र करेगा लाजमी। 3 सेम हो सकते हैं लेकिन चौथा कभी भी सेम नहीं हो सकता। मतलब वो ये कह रहे हैं कि चारों कभी भी सेम नहीं हो सकते, इसमें कोई ना कोई एक डिफरेंट ज़रूर होगा। तो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन इन दी सेम एटम। ये बात याद रख लीजिएगा, सेम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के कभी भी 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, या इसको दूसरी स्टेटमेंट ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन इन दी सेम ऑर्बिटल, कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन है सेम ऑर्बिटल में ना, सेम ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनकी कभी भी मतलब जो ये एक ऑर्बिटल है, अब इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं दूसरे कलर से शो करूं, ये एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा, अब ये सेम ऑर्बिटल में है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी क्या होगी, इनकी अपोजिट स्पिन होगी। अपोजिट स्पिन मतलब एक क्लॉकवाइज करेगा, जो क्लॉकवाइज करेगा वो एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा, एंटी क्लॉकवाइज +1/2, और एक क्लॉकवाइज करेगा जो -1/2 होगा। मतलब उनकी हमेशा क्या होगी, अपोजिट स्पिन होगी। तो बेसिकली ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल यही कहना चाह रहा था कि कभी भी इसकी 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एज़ोमीथल और मैग्नेटिक सेम हो भी गया, लेकिन स्पिन हमेशा क्या होगी, डिफरेंट होगी। देखिए दूसरी स्टेटमेंट देख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दी सेम ऑर्बिटल हैव अपोजिट स्पिन। उनकी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है सेम ऑर्बिटल में, तो उनकी हमेशा अपोजिट स्पिन होगी। तो स्पिन जब अपोजिट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है चौथा क्वांटम नंबर डिफर कर ही जाएगा ना। तो ये एक ही स्टेटमेंट, मतलब एक ही बात बता रही है आपको ये जो स्टेटमेंट है ना 2। अच्छा उसके बाद आ जाए किस तरह से, लेट्स टेक द एग्जाम्पल। अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, ठीक है, ये देखिए ये एक न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिटल है, फॉर्म्स आप समझ लेना। अब इसके अंदर ये 2, अगर मैं दूसरे कलर से शो करूं, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसके लिए अगर हम बात करें ना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो अब आप बताएं कि ये कौन से, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे मैम ये फर्स्ट शेल में है तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 होगी, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब मैं बोलूँगी कि कौन से ऑर्बिटल में, तो आप बोलेंगे मैम ये n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये जो है ना, ये इसके लिए l की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये s ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल में है ना, एस ऑर्बिटल मीन 0 जो है वो एस ऑर्बिटल को शो करता है। अब मैं बोलूँगी इसके लिए मैग्नेटिक वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे मैम इसके लिए मैग्नेटिक, क्योंकि एस ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक वैल्यू जो है ना वो 0 होती है, मीन इसकी कोई स्पेस ऑफ ओरिएंटेशन नहीं होती, ठीक है। तो मैं बोलूँगी अच्छा इसकी अब स्पिन वाली वैल्यू बताओ, तो स्पिन वाली वैल्यू जो है आप बोलेंगे कि मैम इसकी स्पिन की वैल्यू जो है ना वो होगी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज प्लस 1/2 हाफ होता है, ठीक है। ये देखिए आपने देख लिया। अब मैं बोलूँगी अच्छा बेटा सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए करके दिखाओ, तो हमने सेम सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या किया, एन की वैल्यू 1 लिखी क्योंकि वो फर्स्ट शेल में है। सेम जो है एस ऑर्बिटल में तो एल की वैल्यू 0, और एस ऑर्बिटल के लिए एम की वैल्यू क्या आ गई, एम की वैल्यू सेम 0 आएगी, ठीक है। उसके बाद जो स्पिन वाला आएगा ना वो अगर एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, सेम ऑर्बिटल में दूसरा क्या करेगा, अभी बताया था, जल्दी से बताए, दूसरा क्लॉकवाइज करेगा जो कि -1/2 है। देखिए जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन था ये वाला, ये क्या कर रहा था +1/2, मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज अपने एक्सिस के जो है ना अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, और जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज कर रहा है, -1/2 मतलब क्लॉकवाइज ये स्पिन कर रहा है। तो देखिए 4 वाला क्वांटम नंबर डिफर कर ही गया, तो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने साबित कर दिया, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल प्रूव हो गया कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन जो कि सेम एटम में है या सेम ऑर्बिटल्स में है उनके कभी भी 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। या दूसरी स्टेटमेंट ये है कि उसकी हमेशा से अपोजिट स्पिन होगा, मतलब जो स्पिन वाला क्वांटम नंबर है जिसे स्मॉल एस से शो करते हैं तो वो हमेशा डिफर करेगा। आपने देखा कि पहले वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज कर रहा था स्पिन, दूसरा वाला क्लॉकवाइज कर रहा था, ठीक है। सो ये मैंने बता दिया। अच्छा उसके बाद होर्न्स रूल देख ले, तो होर्न्स रूल बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि इट डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। आप जल्दी से बताएं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स मैंने क्या बताए थे, मैंने ऊपर आपको बताया भी था कि बेटा डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स आपने याद रखना है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का बताया था, जल्दी से बताएं। आई होप कि जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्होंने कमेंट कर दिया होगा कि मैम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स आपने बताया था कि वो ऑर्बिटल्स जिनकी ओरिएंटेशन जो है, सॉरी पेन तो निकाला ही नहीं मैंने, जिनकी ओरिएंटेशन जो है ना वो डिफ़र हो लेकिन वो उनकी जो एनर्जी है ना वो इक्वल हो, तो वो हमारे वो ऑर्बिटल जिनकी ओरिएंटेशन तो डिफरेंट होती है लेकिन एनर्जी उनकी इक्वल होती है तो वो हमारे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। मैंने दोबारा से बता दी डेफिनेशन, जिन बच्चों ने नहीं बताई वो नोट कर ले दोबारा से, ठीक है। तो इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल आर अवेलेबल एंड मोर देन वन इलेक्ट्रॉन टू बी प्लेस इन दैम, दे शुड बी प्लेस इन सेपरेबल ऑर्बिटल्स विद द सेम स्पिन rather than putting in the same orbital with the opposite spin। अब ये बताए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में हमें पता है कि डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है, ठीक है, तो उसमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन तो होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। दे शुड बी प्लेस इन सेपरेबल ऑर्बिटल्स, ठीक है, विद द सेम स्पिन, लेकिन सेम स्पिन होगा, ठीक है, rather than putting in the same orbital विद अपोजिट स्पिन। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर एक ऑर्बिटल्स है जैसे कि पी ऑर्बिटल है, देखिए आपने देखा 1s में देखें कि अपोजिट स्पिन है, 2s में देखें अपोजिट स्पिन है, पी ऑर्बिटल में वो कह रहे हैं कि भाई पहले आप अगर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है ना तो आप पहले क्या करें, सेपरेबल ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन के साथ उनको पुट करें। जैसे कि अगर ये देखिए सेम स्पिन, दोनों के एरो ऊपर ऊपर जा रहे हैं, कि पहले आप सेम स्पिन सेम के साथ करें, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अगर 4 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन तो 3 तो भर जाते, तो जो चौथा होता है ना वो इस तरह से अपोजिट आ जाता, ठीक है। तो वो यही ये होर्न्स रूल कहता है कि पहले आप जो है ना सेम स्पिन से भरें इन सेम ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन, उसके बाद मतलब अगर ऑर्बिटल ज़्यादा है, देखिए क्योंकि हमें पता है कि पी ऑर्बिटल में 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है ना, तो 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है तो पहले आप 3 इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन के साथ बढ़े, लेकिन अगर एक ही ऑर्बिटल में आपने बढ़ना है तो फिर आप अपोजिट स्पिन का यूज़ कर सकते, जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल लेती कि फॉर एग्जाम्पल अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते तो चौथा वाला अपोजिट आ जाता, ठीक है। तो ये इस तरह से अब इन्होंने जो कार्बन की एग्जाम्पल दी है, अगर मैं कार्बन की एग्जाम्पल से कार्बन के कितने वो होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है ना, 6 एटॉमिक नंबर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो अब आप खुद सोचिए 1s में 2 आ गए, ये देखें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक और ये 2, ठीक है, ये 1s है, और इस तरह से 2s में भी 2 आ गए, ठीक है। अब जो कितने बचे, 2 बचे ना, अब हमें पता है कि
ये P है, ठीक है, 2P। अब 2P की 3 ओरिएंटेशन है, 1 2 3 ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट 2Px 2Py 2Pz है ना। तो अब इसमें हमने ये होल्स रूल कहता है कि पहले आप सेम स्पिन भरें इस तरह से, ठीक है। तो अब तो क्योंकि कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो 4 ये हो गए, 5 6, तो अब तो कोई और बचा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रोजन की एग्जांपल मैं आपको दूं कि नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 7 एटॉमिक नंबर होता है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर ये मैं नाइट्रोजन के लिए फिल करूं, पहले तो मैंने ये कार्बन के लिए किया था ना, कार्बन के लिए। अगर अब मैं नाइट्रोजन का इसमें आपको बताऊं तो नाइट्रोजन में क्या हो जाएंगे कि 2 2 4 और 5 6 और एक 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि पहले अगर ऑर्बिटल जो है ना सेपरेट, आपके पास सेपरेट ऑर्बिटल मौजूद है, एक ही शेल सब शेल के ना, तो आप पहले सेम स्पिन फिल करें। उसके बाद जब वो फिलअप हो जाए तब आप अपोजिट स्पिन पे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई दूसरा मैं एटम ले लूँ जिसका एटॉमिक नंबर 8 होगा, ठीक है, तो देखें 5 6 7 तो यहाँ तक आ गए, जो 8 वाला होगा ना वो यहाँ पे अपोजिट आ जाएगा जिससे मैंने बनाया। तो वो यही कह रहे हैं कि सेम ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन आ सकती है, ठीक है। तो होल्स रूल बेसिकली ये कह रहा था, जिसकी मैंने एग्जांपल भी दे दी। अच्छा, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना उसको कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ और आई होप कि आप लोग अच्छा आंसर किया करें, वीडियो को पॉज किया करें और आंसर खुद किया करें, क्योंकि ये MDK 2022 में आ चुका है। एक तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मैम के लेक्चर कितने फ़ायदेमंद है, और आपको साथ साथ MDK के पास पेपर में दिखा रही हूँ कि बेटा इस तरह से आते हैं। अब इसे मैंने ऑलरेडी मैं जब लेक्चर देती हूँ तो मैं साथ साथ बता रही होती हूँ, तो वे इस तरह से पूछते हैं। देखिए ये प्रूफ आपके पास है, मतलब मैं दिखा रही हूँ आपको एक प्रूफ। अच्छा बेटे, अब देखें सेकंड वाला, शेप ऑफ सब शेल इज एक्सप्लेन। शेप जो है ना सब शेल की वो एक्सप्लेन करता है कौन सा क्वांटम नंबर। जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से बताएं कि जो सब शेल की शेप होती है ना वो कौन सा क्वांटम नंबर बताता है। तो वो हमें एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है। एज़ोम्यूथल क्वांटम, अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो आप समझ जाएंगे कि एस सब शेल होगा। एस सब शेल की शेप स्पेरिकल होती है। अगर एल की वैल्यू जो है 1 होगी तो आप समझ जाएंगे कि 1 है, इसका मतलब पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डम्बल शेप होती है, ठीक है। इस तरह से अगर एल की वैल्यू क्या होगी 2 होगी तो आप समझ जाएंगे डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, डबल डम्बल शेप होगी, ठीक है। और एफ अगर एल की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी तो आप समझ जाएंगे एफ ऑर्बिटल है और इसकी डिफ्यूज़ होती है। मतलब इसकी डिफ्यूज़ मतलब इसकी शेप को बताना नामुमकिन है, इस वजह से हम इसके लिए डिफ्यूज़ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैंने सब कुछ एंगल से बता दिया, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज बी, कि जो शेप बताती है ना सब शेल की वो क्वांटम नंबर एज़ोम्यूथल है, जिसे हम एल से शो करते हैं। सो आई होप आप समझ रहे होंगे। अजान हो रही है, हम बाद में कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वाला MCQ तो हमने देख लिया था ना, फर्स्ट वाला। अच्छा देखें, अब ये देखें, ये वाला थर्ड वाला MCQ देखें कि इफ़ वैल्यू ऑफ एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर इज़ 1 देन द वैल्यू ऑफ M विल रेंज। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, ये मैंने आज ही पढ़ाया है। देखें एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर अगर ये कह रहे हैं कि अगर 1 होगी, सबसे पहले मुझे बताया कौन सा ऑर्बिटल होगा, ठीक है। बताएं कौन सा सब शेल होगा, ये कौन सा ऑर्बिटल होगा। तो ये बेटा होगा आपके पास, अगर एल की वैल्यू 1 है तो ये पी ऑर्बिटल होगा। कौन सा होगा, पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और शेप डम्बल शेप होती है इस तरह से, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं अभी ऊपर भी बता चुकी हूँ। अब ये पूछ रहे हैं बेसिकली कि एम की वैल्यूज़ के लिए एम की रेंज क्या होगी। आपके पास एम की रेंज है, तो आपको पता है आज ही मैंने ये टॉपिक पढ़ा है कि जब एल की वैल्यू 1 होगी मीन पी ऑर्बिटल होगा। जब एल की वैल्यू 1 होगी जाहिर सी बात है पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और शेप तो डम्बल होगी। ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एम की वैल्यू, एम की रेंज क्या होगी। तो बेटा ये आपने पढ़ा था अभी, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको खुद निकालना नहीं आ रहा तो ये मैंने आपको एक फार्मूला बताया था 2l + 1। तो अब आप मुझे बताएं एल की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 2 की जगह 2 और एल की जगह आपने 1 रखा और +1, तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और +1 ये क्या बन गया 3। तो इसका मतलब कि जो एम की जो रेंज आएगी ना वो 3 वैल्यूज़ आएगी। और 3 वैल्यूज़ किस तरह से, m -1, अगर मैं कलर चेंज करके लिखूँ -1 0 और +1, देखें 3 ओरिएंटेशन हो गई ना।
3 वैल्यू आई थी, इसका मतलब कि 3 ओरिएंटेशन होगी 1 2 3। जो m होती है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बेसिकली हमें ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन बताती है। तो जो ये 3 नंबर आया, इसका मतलब ये है कि p ऑर्बिटल्स की, जिस p ऑर्बिटल मीन जिसकी l इज एज क्वांटम नंबर 1 मीन p ऑर्बिटल का जब हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की रेंज निकाली तो इसका मतलब इसकी जो ओरिएंटेशन होगी ना वो 3 होगी। और 3 किस तरह से, -1 0 +1 मीन px py pz। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब आपको समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद रिलेशन बिटवीन क्वांटम नंबर एन एंड एल। तो अब आप मुझे बताएं कि मैंने आपको रिलेशन बताया था, जब मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर बताया था, तो मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम एन से शो करते हैं और एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम एल से शो करते हैं, तो इसका रिलेशन मैंने क्या बताया था, जल्दी से मुझे बताया। इसका रिलेशन मैंने बताया था कि बेटा इसका रिलेशन होता है n-l। ठीक है, सो ये रिलेशन बताया था मैंने। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। पहले वाले लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से, वरना फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। अच्छा, ये वाला 5th वाला एमसीक्यू देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी जनरेटेड ऑर्बिटल एक्सप्लेन बाय। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना फॉर डी जनरेटेड ऑर्बिटल ये किसने एक्सप्लेन की थी? ऑहबो ने की थी, n+l रूल ने की थी, हुंस रूल ने की थी, या पॉली एक्सक्लूसिव? तो आपने पढ़ा था कि यार डी जनरेटेड ऑर्बिटल मीन ये कौन से ऑर्बिटल थे? मेमदीना ने क्या बताया था कि जिनकी ओरिएंटेशन जो है ना वो डिफरेंट होती है लेकिन एनर्जी जो है वो इक्वल होती है, वो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये बताया था हमें हुंस रूल ने, क्योंकि हुंस रूल ने बताया था कि अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट है और एनर्जी इक्वल है तो पहले तो सेम स्पिन से फिल किया जाए, जैसे हमने पी में देखा था। लेकिन अगर सेम ही ऑर्बिटल में किया जा रहा है तो अपोजिट स्पिन में कर सकते हैं। आज ही मैंने इसी लेक्चर में हुंस रूल का पढ़ाया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी प्लेस इन एन ऑर्बिटल। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना प्लेस किए जा सकते किसी भी वन ऑर्बिटल में, तो वो तो आपको पता है कि यार 2 होते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अच्छा, ये सारे MDK 2022 2023 आप देख रहे हैं, बच्चों वाले सवाल आए हुए, बच्चों वाले। और ये बच्चों वाले क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आपने पढ़ा ही इसी तरह से, मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है। द डम्बल लाइक ऑर्बिटल्स कैन मूव इन हाउ मेनी डायरेक्शन। अब ये कह रहे हैं कि जो डम्बल लाइक इस तरह से, और ये कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल, जिसके लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि इसके लिए जो है ना ये जो डम्बल लाइक ऑर्बिटल है ये मूव कर सकता है कितनी डायरेक्शन में? मीन इसकी क्या पूछी जा रही है? इसकी ओरिएंटेशन पूछी जा रही है। ओरिएंटेशन कौन सा क्वांटम नंबर आपको बताता है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। तो वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो आपने खुद निकाला था कि 2l+1, जब आप इसमें 1 पुट करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से प्लस करेंगे तो 3। इसका मतलब कि 3 ओरिएंटेशन, 3 डायरेक्शन में ये p ऑर्बिटल या ये डम्बल शेप ये 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। अभी बताया मैंने, दोबारा से भी एक्सप्लेन कर दिया। देखिए वो अलग अलग एंगल से आपसे पूछे जा रहे हैं एक ही कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब ये 8वां एमसीक्यू देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल बी फिल फर्स्ट देन 4p। अब इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा ऑर्बिटल है जो कि सबसे पहले फिल होगा, किससे? 4p से। मतलब 4p से पहले कौन सा होगा? तो अब आपने सबसे पहले तो 4p का निकालना है। ठीक है, 4p का आपने क्या करना है? 4p है आपके पास, आपने सेम जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताई था कि यार एनर्जी किस तरह से आप निकाल सकते हैं, n+l रूल। ठीक है, तो n कितना है? 4, और p के लिए l की वैल्यू 1 है, तो 4 1 कितने हो गए? 5। अब इस तरह से आपने किया, अब ये 5 आ रहा है ना। अब इसी तरह से आपने देखना है कि इन 4 ऑप्शन में जो 5 से छोटा होगा ना वही सबसे पहले फिल होगा। तो आपने 4s के लिए जब किया है ना तो 4 और ये s के लिए 0, तो ये 4, इसके लिए 4 आ रही है वैल्यू। और जब ऑप्शन बी के लिए आप करेंगे, 2p के लिए करेंगे तो 2 + 1, तो इसके लिए 3 आ रही है वैल्यू। और 3d के लिए जब आप करेंगे तो 3 + l के लिए d की वैल्यू क्या होती है? d की वैल्यू 2 होती है ना, तो 3 2 + 5। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 3 और 4 तो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये 5 है और ये भी 5 है, तो सेम n+l वैल्यू सेम आ रही है, 4p की भी सेम आ रही है और 3d की भी सेम आ रही है। तो मेमदीना ने क्या बताया था कि जब भी n+l वैल्यू सेम आएगी तो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n देखना है। तो n किसका छोटा है? 4p का छोटा है या ये 3d का छोटा है? तो 3d का n छोटा है जो कि 3 है। सो सबसे पहले 4p से जो फिलअप होगा वो 3d होगा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब आप बोलेंगे मैम इसका भी तो 4 आ रहा था, इसका भी तो 3 आ रहा था। बेटे वो 4p से पूछ रहे हैं कि 4p से पहले कौन सा होगा। तो 4p से पहले, क्योंकि ये इन दोनों के नज़दीक है। ठीक है, अब नज़दीक किस तरह से कि दोनों की 5 5 सेम आ रही है, तो इसका मतलब डिफर सिर्फ n वैल्यू है, तो इसका मतलब कि 4p से पहले 3d फिल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बार बार जब MCQs प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से हमने सॉल्व करना है।
सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है ना तो यार इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड के साथ। और चैनल को बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि यार वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ चैनल के। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि वो मतलब उनको शायद ये लगता है कि उनके एक सब्सक्राइबर से मैं आसमान पे उड़ जाऊंगी। वो मेरी मेहनत को नहीं देख रहे हैं। वो बच्चे हैं, वो किस तरह के बच्चे हैं मुझे समझ नहीं आती। अगर मेरे वक्त में कोई मुझे इस तरह से पढ़ा देता ना तो आप यकीन करें कि पूरे पाकिस्तान में मैं टॉप कर जाती। क्योंकि मैंने खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग की है। मैं अगर आपको अपनी स्टोरी बताऊँ ना तो आप रोने बैठ जाएंगे, यकीन करें आप रोने बैठ जाएंगे। और मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं अपनी स्टोरी बताऊँ, यकीन करें मुझ में हिम्मत ही नहीं है। लेकिन एक दिन मैं हिम्मत करूँगी और अपनी स्टोरी आपको बताऊँगी। तो आप लोग अगर मेरी स्टोरी देख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, मैम दीना ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग की है। इस वजह से वो चाह रही है कि जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगलिंग की है ना, वो मेरे पीछे वाले जो बच्चे हैं ना, मतलब जो मेरे पीछे वाले जैसे आप लोग हैं, वो उस फेज़ से ना गुजरें। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक मेरा डार्क फेज़ रहा है ज़िंदगी का ना। तो अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करें काइंडली, ठीक है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, ये मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि वो बच्चे जिनको अभी तक पता नहीं है, आपके एक शेयर से हो सकता है उनकी ज़िंदगी बदल जाए। तो काइंडली शेयरिंग लाजमी करें और सपोर्ट लाजमी करें। देखिए, मैं दिन रात लगी रहती हूँ। सब मुझे कहते हैं तुम पागल हो यार, इतनी गर्मी में फ़ैन ऑफ करके और ये करके तुम पूरा दिन लेक्चर बनाती हो, पागल हो, इतना नहीं करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। लेकिन फिर भी मैं लगी रहती हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है मैं उन लोगों के चक्कर में कहीं डीमोटिवेट ना हो जाऊँ, ठीक है। सो मुझे अपनी दुआ में खासकर याद रखें। यहाँ पे मैं ऑफ़ करती हूँ। आपका जो है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये लास्ट लेक्चर था, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये लास्ट लेक्चर था जो कि कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर रहते हैं, बाकी कंप्लीट करवा दूंगी मैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स स्टार्ट करवाऊंगी, बायो स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है। ये इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। और मेरे जो पेड वाली कम्युनिटी है ना, पेड वाले बच्चे जिन्होंने पेड किया है इस टेस्ट सेशन के लिए, तो बेसिकली टेस्ट लिंक सिर्फ उन्हीं ग्रुप में शेयर होगा, ठीक है। और फीस जो मैंने बताई थी वो 1000 बताई थी। और ये 1000 फीस ना मैंने ये 1000 फीस जो है ना, ये कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसमें जो है टेस्ट लिंक सिर्फ पेड वाले ग्रुप में ही शेयर होगा। अभी शायद बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो टेस्ट सेशन मैंने कमिंग संडे को रखा है, लेकिन अब वो वहाँ से जो रिस्पांस आता है तब मैं डिसाइड करूँगी क्या होना है। तो मुझे दुआ खास कर याद रखें। यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।